कैसे हैं दोस्तों? पिछले 12 साल में अमेरिका को इंटेलिजेंस के मैदान में अब पांचवा बड़ा धचका लगा है इन 12 इयर्स। एक बार फिर अमेरिका के हजारों खुफिया डॉक्यूमेंट्स, हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हो गए हैं, आम हो गए हैं। ये लीक्स, जिन्हें डिस्कॉर्ड लीक्स कहा जा रहा है, कैसे हुई और अमेरिका को ग्रेट गेम में इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी, हम इस पर बात करते हैं। तो माय क्यूरियस फेलोज एक ऑनलाइन वेबसाइट है डिस्कॉर्ड। इसमें ज्यादातर गेमर्स आपस में चैट्स करते हैं। ये चैट रूम्स पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी, और अगर प्राइवेट हैं तो ये ऐसे होंगे कि वहाँ जो भी दाखिल होगा वो इनविटेशन से ही दाखिल हो सकता है। यानी आपने एक ग्रुप बनाया डिस्कॉर्ड में, प्राइवेट सर्वर लिया और अपनी मर्जी के मेंबर्स को इसका हिस्सा बना लिया। अब इसमें जो कुछ भी शेयर होगा वो ज़ाहिर है डिस्कॉर्ड के बाकी यूजर्स नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल फेसबुक के क्लोज्ड ग्रुप्स की तरह कि उस ग्रुप के मेंबर ही उसको देख पाएंगे, उस चैट में हिस्सा ले पाएंगे। तो 2020 में डिस्कॉर्ड में ठग शेकर सेंट्रल, जो कि एक मुतअस्सब, रेसिस्ट और नफरत फैलाने वाला मीम है, इसके नाम पर एक ग्रुप बनता है। इसे बनाने वाला नौजवान एक 20 साल से भी कम उम्र, 18-19 साल का लड़का है, नौजवान गेमर है। उसने इसको बनाया था, जिसने OG ID से अपना अकाउंट बनाया, यानी वो OG के नाम से अब उसमें ऑपरेट करेगा। OG ने अपने करीबी दोस्तों समेत 25 मेंबर्स को ग्रुप में इनवाइट किया और अब क्लोज्ड सर्कल में ये गपशप शुरू हो गई। इस ग्रुप में जो गुफ्तगू होती थी वो ज्यादातर गेम्स, गन्स, गॉड और जंगों के बारे में होती थी, और गेम्स भी खास तौर पर वो जो वॉर गेम्स होती थी, वेपन्स के बारे में इसमें गुफ्तगू होती थी। और ये ज्यादातर जो नौजवान बच्चे थे ये डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे। मतलब जनरेशन Z के थ्रिल्स जितने भी हैं वो यहाँ पर डिस्कस होते थे। OG इन 25 मेंबर्स में सबसे नुमाया था, क्योंकि वो खुद को पेश भी कुछ इसी तरह करता था। उसने मेंबर्स को बताया था कि वो एक खुफिया अमरीकी इदारे में काम करता है, ऐसा सीक्रेट डिपार्टमेंट जो इतना सीक्रेट है कि वहां दाखिल होते ही मोबाइल फोन्स समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उन्हें बंद करवा कर एक और जगह पर, खुफिया जगह पर रख लिया जाता है। उसने कहा कि यहाँ जॉब देने से पहले हर एप्लीकेशन देने वाले की मुकम्मल छान फटक होती है। खुफिया इदारे उसकी फैमिली चेक करते हैं, उसका पास्ट चेक करते हैं, उसका सोशल मीडिया चेक करते हैं, इसके मिलने जुलने वालों को सबको देखते हैं, उनकी मालूमात लेते हैं। इसके बाद किसी को वहां पर नौकरी दी जाती है। गालबन दोस्तों ये 19-20 साल का लड़का ये सब कुछ अपने दोस्तों पर धाक बिठाने के लिए कर रहा था। OG ने अपने दोस्तों को, मेंबर्स को ये भी बताया कि खुफिया डिपार्टमेंट में, जो कि मैसाचुसेट्स में एयर नेशनल गार्ड का ऑफिस था, यहाँ काम करते हुए वो बहुत से सीक्रेट्स से, सरकारी राजों से वाकिफ हो गया है। इसकी ये बातें इसके दोस्तों के सामने, ग्रुप मेंबर्स के सामने इसकी धाक बिठाने के लिए वाकई काम कर रही थी। ग्रुप के 24 मेंबर्स ने, जो कि इससे थोड़े थोड़े जूनियर ही थे उम्र में और कुछ इसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने इसे अपना ग्रुप लीडर जल्द ही मान लिया। ये कोई 2020 और 2021 की बात है, जब दुनिया पेंडेमिक से बंद थी, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बंद थे और लोगों को घरों से काम करने की सहूलत दी जा रही थी। ज़्यादातर वक्त वो घरों में काम करते थे। ये वो दौर था और नौजवानों के पास डिस्कॉर्ड जैसी वेबसाइट्स पर क्लोज्ड ग्रुप्स में वक्त गुजारी के लिए बहुत वक्त हुआ करता था। यही वक्त था और ये नौजवान उस दौरान यही कर रहे थे। शायद ये 21 साल का नौजवान था जो कुछ दिन के लिए जॉब पर जाता था। लेकिन 2 साल में 2022 के अगस्त और सितंबर में ये होना शुरू हुआ कि अब ग्रुप लीडर OG ने अचानक सैकड़ों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स शेयर करना शुरू कर दिए। OG के लिए ये एक जबरदस्त एडवेंचर ही था कि सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में हैं और वो अपने दोस्तों से वीडियो गेम, वॉर गेम्स और दूसरे हथियार शेयर करने के बजाय टॉप सीक्रेट दुनिया में जारी बड़ी जंग के डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा है। अब चूंकि ग्रुप में जंग वगैरह पर ही ज्यादा बात होती थी, तो ये ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स जो थे ये यूक्रेन जंग के बारे में ज्यादातर थे, तो रेलेवेंट थे, और वो चाहता था कि उसके दोस्त इस पर गपशप करें और साथ साथ थोड़ी सी उसकी तारीफ भी करें कि क्या ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट भी निकाल के लाया है। मगर ग्रुप के मेंबर्स ने बज़ाहिर बोर किस्म के सरकारी डॉक्यूमेंट्स को, जो कि प्रेजेंटेशंस थी, उन पर कोई खास तवज्जो नहीं थी। जब OG ने यह गौर किया कि कोई उसके हीरोइज्म पर, हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को ले आने पर डिस्कशन ही नहीं कर रहा, तो वो नाराज होने लगा। उसने कहा कि यार, अगर तुम लोगों ने इतने खुफिया कागजात पर बात नहीं करनी तो क्या मैं बंद कर दूं शेयर करना? जो मैं जान पर खेल कर कागजात लेकर आता हूं, क्या मैं ये काम बंद कर दूं? तो पता नहीं इसका क्या जवाब मिला, लेकिन उसने खुद से ये किया कि ग्रुप के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए
یہ ڈاکومنٹس جو تھے ان کے اہم حصے جو اس کے خیال میں بہت اہم تھے، ان حصوں کی تصاویر لے کر، پکچرز لے کر رینڈملی انہیں گروپ میں شیئر کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اب یہاں آ کر اس سٹیپ کے بعد ممبرز نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، کیونکہ ان پکچرز میں یوکرین کے میدان جنگ اور امریکی جنگی پلانز کے بارے میں کافی ڈیٹا تھا۔ اس پر اب بات ہونے لگی۔ مہینوں کے حساب سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 2023 کے فروری کی آخری 28 تاریخ آ گئی۔ یہاں تک آتے آتے گروپ ممبرز کا انٹرسٹ تو ایک بار پھر کافی کم ہوا، لیکن ایک نئی چیز ہونے لگی، وہ یہ کہ کسی جونیئر ممبر نے او جی کی شیئر کردہ ڈاکومنٹ پکچرز کو ایک قدرے زیادہ مقبول ڈسکارڈ گروپ وامو پر شیئر کرنا شروع کیا۔ اس گروپ کے کوئی 4000 کے قریب ممبرز تھے، یعنی 25 ممبرز کے ٹھگ شیکر سینٹرل گروپ سے بات اب ہزاروں نئے یوزرز تک پہنچ گئی۔ صرف 4 دن بعد 4 مارچ کو یہ تصاویر اور ڈاکومنٹس اس سے بھی زیادہ مقبول 8000 ممبرز کے مائن کرافٹ ارتھ میپ گروپ میں پہنچ گئی۔ یہ بھی ایک ویڈیو گیم کے نام پر بنا ہوا گروپ تھا، تو جب اتنے ہزاروں ممبرز تک یہ بات پہنچی تیسرے گروپ میں تو دھماکہ ہو گیا۔ اب او جی بھی بہت تیز ہو گیا کہ ڈسکشن بڑھ گئی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹ شیئر کرنے لگا، لیکن 15 مارچ 2023 تک اسے کچھ خطرے کا احساس ہونے لگا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے۔ سو اس نے اچانک سے مزید شیئرنگ بالکل بند کر دی اور اپنے دوستوں کو جلدی کہنا شروع کر دیا کہ وہ کہیں اس کا نام وغیرہ نہ لیں کہ یہ کاغذات وہ شیئر کر رہا ہے، بلکہ ڈاکومنٹس جہاں جہاں ان کے پاس ہیں، انہوں نے شیئر کیے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کیے ہیں تو انہیں فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیں۔ لیکن اب تو بات ہاتھ سے نکل چکی تھی، ہاتھ میں کہاں رہی تھی، گھر سے نکل کر بنیرے سے ہوتی ہوئی کوٹھے پھلانگتی بیچ چوراہے میں پہنچ چکی تھی۔ رشین ٹیلی گرام کے چینلز پر، ٹویٹر پوسٹس میں اور ایکسٹریم رائٹ ونگ کی جو ایپس ہیں جیسے وارچین، اس پر بھی ان ڈاکومنٹس کی تصاویر اب عام دستیاب تھی۔ یہاں ہم آپ کو کچھ انکنفرمڈ لیکس دکھا رہے ہیں، ان کے کچھ حصے یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب چونکہ دوستو یہ ڈسکارڈ ویب سائٹ سے سب سے پہلی بار لیک ہونا شروع ہوئی تھی، اسی وجہ سے اب اس ساری کنٹروورسی کو ڈسکارڈ لیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ ڈسکارڈ لیکس جب یہ ٹویٹر پر پہنچ گئیں اور باقی جگہوں پر عام ہو گئیں تو اب پینٹاگن میں اور امریکی سیکیورٹی کے دیگر اداروں میں گھنٹیاں بجنے لگیں کہ مہینوں سے ان کے ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس شیئر ہو رہے ہیں اور انہیں کانوں کان خبر ہی نہیں۔ ایف بی آئی نے انویسٹیگیشنز شروع کر دی۔ 5 اپریل تک وہ معاملے کی تہہ تک بھی پہنچ گئے اور لیکس کرنے والے نوجوان او جی تک اب پہنچنے ہی والے تھے۔ او جی نے 6 اپریل کو ٹھگ شیکر سینٹرل کا سرور شٹ ڈاؤن کر دیا، لیکن تب تک پینٹاگن نے گروپ کے نوجوان ممبر سے تفتیش مکمل کر لی تھی۔ اب ظاہر ہے کرمنلز تو نہیں تھے، اس لیے یہ فوری طور پہ کہیں بھاگے بھی نہیں۔ ان سب نے اپنے 21 سالہ لیڈر او جی کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ وہی لیکس کر رہا تھا اور وہ اس کے بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے سیکرٹ ڈاکومنٹس پر گپ شپ لگا لیا کرتے تھے۔ 13 اپریل کو اس نوجوان کو او جی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پتہ لگا کہ اس کا اصل نام جیک ٹیشیر ہے اور یہ میساچوسٹس ایئر نیشنل گارڈ میں کام کرتا تھا۔ یہ ایک امریکی سیکیورٹی کا اہم ڈپارٹمنٹ تھا اور جیک ٹیشیر اس میں دراصل ٹیکنالوجی سپورٹ آفیسر تھا۔ گرفتاری کے اگلے ہی دن 14 اپریل کو جب جیک ٹیشیر کو عدالت میں پیش کیا گیا، کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس کو چارج بھی کر دیا گیا۔ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس چوری کرنے، جاسوسی کرنے اور بغیر اجازت خفیہ ڈاکومنٹس پبلک کرنے کے الزامات میں اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 15 سال 15 ایئرز جیل میں کاٹنا ہوں گے۔ اس سارے کھیل میں دوستو جیک ٹیشیر کا اپنا موقف کیا ہے، وہ کیا اس بارے میں کہتا ہے، ہمیں ابھی یہ نہیں پتا، کیونکہ ٹیشیر نے ابھی تک کسی جگہ اپنا موقف دیا ہی نہیں۔ اس کی فیملی اور لائرز نے بھی میڈیا سے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ کم سے کم نقصان کے ساتھ اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ مگر آپ اور ہم یہ تو ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان ڈسکارڈ لیکس میں تھا کیا، وہ کون سے کانفیڈینشیل سیکرٹس تھے، وہ کون سے ڈاکومنٹس تھے جو لیک ہوئے ہیں، اتنا اہم کیا تھا ان میں؟ تو مائی کیوریوس فیلوز، یہ لیکس زیادہ تر یوکرین جنگ کے بارے میں تھی۔ یہ ڈاکومنٹس دراصل وہ پریزنٹیشنز اور اسیسمنٹس تھیں جو امریکی سیکیورٹی اداروں کے ٹاپ آفیشلز بریفنگز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یعنی ایک بات تو وہ ہے نا دوستو جو امریکی، روسی یا چینی پریزیڈنٹس اور ان کے ماؤتھ پیسز اور سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ میڈیا پر آ کر کہتے ہیں، ایک بات تو وہ ہے۔ لیکن ہمیں اگر یہ جاننا ہو کہ ان کے کہنے کے پیچھے وہ اصل بات کیا ہے جو یہ نہیں بتا رہے، جو یہ چھپا رہے ہیں، وہ کیا ہے،
यूक्रेन जंग के बारे में इनकी असल प्लानिंग क्या है, ये उसके बारे में सोचते क्या हैं, असल में ये अपने दोस्तों को कितना ताकतवर या कमज़ोर समझते हैं, और दुश्मनों के बारे में इनकी असल असेसमेंट क्या है। तो हमें यही इंटरनल ब्रीफिंग्स होंगी जो दुरुस्त बात बताएंगी, क्योंकि ये वो बातें हैं जो ये आपस में करते हैं। बस यही इंटरनल ब्रीफिंग्स के डॉक्यूमेंट थे जो कि लीक हुए थे। अब आपको जरा इन पेपर्स के अंदर लेकर चलते हैं कि इनमें कौन से राज छुपे थे जिनके लिए अब CIA, पेंटागन इतना ज्यादा परेशान है। डस्कॉल्ड लीक्स में दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि नाटो स्पेशल फोर्सेस के 97 फौजी यूक्रेन में मौजूद हैं, ये इनमें लिखा था। अब ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ था, क्योंकि यूक्रेन तो नाटो का रुकन ही नहीं है। फिर नाटो फोर्सेस खा वो कितनी भी कम या ज्यादा तादाद में हो, वो यूक्रेन में हैं क्यों? क्योंकि रूस को यही तो गिला था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए अमेरिका और यूरोप प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके बॉर्डर पर जब नाटो फोर्सेस आ जाएंगी तो जाहिर है रूस को ये कबूल नहीं है। और इसी बात से बचने के लिए व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, ने यूक्रेन पर हमले का स्टेप लिया था। ये उनका मौक़िफ़ है। अब देखें कि ये खबर सच है या नहीं। हर दो सूरतों में नाटो मेंबर्स, खुसूसन बरतानिया और फ्रांस, अमेरिका से नाराज तो होंगे कि उनकी फोर्सेस के कहीं मौजूद होने की खबर लीक क्यों हुई, या अगर ये झूठ है तो प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है आपकी तरफ से। वैसे डस्कॉल्ड लीक्स के इस हिस्से के बारे में दोस्तों कंफर्मेशन नहीं हो सकी। बरतानवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अमेरिका ने इसे मुस्तरद किया है और इसे यकसर गलत मालूमात कहा है, अ सीरियस लेवल ऑफ इनएक्यूरेसी। इसके बाद यूक्रेन के लिए बहुत परेशानी वाली डस्कॉल्ड लीक ये है कि डॉक्यूमेंट्स में इसकी बाज ऐसी कमजोरियों का खुलकर जिक्र है जो इससे पहले आम नहीं था। यूक्रेन के डिफेंस में जो गैप्स हैं, जहां कमी है, उनकी निशानदेही और सप्लाई लाइंस के मसाइल लीक्स में खुलकर बयान हुए हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि यूक्रेन की फौज के बारे में उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो राय आमतौर पर देते हैं वो गलत है। असल में यूक्रेनियन आर्मी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अगर इनको बहुत सा असलहा, वेपन्स ना दिया गया, इनका एयर डिफेंस सिस्टम अपडेट ना किया गया तो ये कोलैप्स कर जाएगा, जिसके बाद रूस के लिए आगे बढ़कर अपनी एयर फोर्स से अटैक करना आसान होगा, जो कि अब तक रूस नहीं कर रहा था। आप देखें दोस्तों कि दुनिया की इस जारी अहम तरीन जंग में अपने सबसे अहम इत्तेहादी यानी यूक्रेन की फौज के बारे में ये इंटरनल लीक्स यूक्रेनियन आर्मी और उनके सदर को डीमोरलाइज करने वाली बात है। दूसरी तरफ रूस को भी बेहतर मालूम हो जाएगा कि उसका यूक्रेनियन एयर डिफेंस के बारे में जो आइडिया था वो कितना दुरुस्त था या कितना गलत था, उसकी अपनी इंटेलिजेंस का लेवल जो था वो कितना सही था। मतलब ये वो बातें हैं जो जासूस, जो स्पाइस जान पर खेल कर पता चलाते हैं, मगर आप देखें कि ये सब कुछ दुनिया को मुफ्त में लीक्स से खेल खेल में पता चल गया। इसी तरह दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में, लीक्स में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे इशारा मिलता है कि रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस GUR और उनकी प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ग्रुप के अंदर अमेरिकी जासूसी नेटवर्क काम कर रहा है, यानी अमेरिकन मोल्स रशियन मिलिट्री के अंदर तक पेनिट्रेट कर चुके हैं। रशियन वैगनर ग्रुप क्या है, इसके बारे में हम कहानी आपको इस वीडियो में दिखा चुके हैं डिटेल से कि ये क्या ग्रुप है, कैसे काम करता है। एक और बहुत अहम बात इन डॉक्यूमेंट से ये जाहिर होती है कि अमेरिका यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को इस साल खत्म होते हुए नहीं देख रहा। उसके ख्याल में कुछ भी कर लिया जाए, ये जंग इस साल खत्म होने वाली नहीं है, ये भी लंबी चलेगी। इसी तरह डस्कॉल्ड लीक्स में रूस और चीन के बारे में भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं कि अमेरिका ने रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए हैं, पकड़े हैं, जिनके मुताबिक टॉप लेवल रशियन लीडर्स के दरमियान ये गुफ्तगू चल रही है कि चीन उन्हें पावरफुल वेपन्स देने वाला है। लेकिन चीन ने दरख्वास्त की है कि इस ट्रेड को अमेरिका से जरा छुपा कर रखा जाए। डस्कॉल्ड के मुताबिक ये असलहा सिविलियन ट्रेड के अंदाज में चीन रूस को देगा, जिसके लिए समंदर का या रेल का रास्ता इख्तियार किया जाएगा या फिर हवाई जहाज में ये असला छुपा कर भेजा जाएगा। अब याद रहे दोस्तों कि चीन और रूस का बॉर्डर 4209 किलोमीटर 4209 किलोमीटर तवील है। सो रेल या हवाई जहाज से बासानी सामान भेजा जा सकता है, किसी दूसरे मुल्क से ट्रांजिट करने की जरूरत ही नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांस साइबेरियन रूट तो पहले ही बहुत मशहूर और मसरूफ है, जो कि रूस और चीन को आपस में मिलाता है। वैसे आपको बताएं, मसरूफ और मशहूर होने के साथ ये बहुत खूबसूरत भी है। रास्ते के लैंडस्केप्स बेहद हसीन हैं। तो खैर दोस्तों, अगर आपके सोचते माइंड में, क्वेश्चनिंग माइंड में ये सवाल आ रहा है कि चीन जैसी बड़ी US राइवल पावर को छुपा कर
क्यों हथियार रशिया में भेजना पड़ेंगे, क्या जरूरत है उसको अमेरिका से डरने की। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमारी इस वीडियो में देख चुके हैं कि चीन किस वजह से आलमी पाबंदियों की परवाह करने पर मजबूर है और वो खुलेआम क्यों रूस को यूक्रेन जंग के लिए असला नहीं दे सकता, वजह क्या है ये आप यहाँ जान सकते हैं। तो खैर डेस्कॉल लीक्स के मुताबिक चीन और रूस के बारे में अमेरिकी खुफिया इदारे को एक खतरा भी है। अमेरिका समझता है कि चीन एक फेक ऑपरेशन रूस के अंदर डीप किसी जगह पर करेगा और इल्जाम ये लगा दिया जाएगा कि यूक्रेनियन आर्मी ने नेटो की मदद से रूस के अंदर शहरी इलाकों में किसी टारगेट को हिट किया है, क्योंकि रूस में इतना डीप अटैक करने की सलाहियत यूक्रेनियन फोर्सेस के पास तो बिल्कुल भी नहीं, ये यकीन नेटो ने ही किया है। इसी बहाने के बाद फिर स्टेप ये लिया जाएगा कि चीन रूस के साथ एलानिया खड़ा हो जाएगा और इसके लिए मिलिट्री एड बढ़ा भी सकता है। डेस्कॉल लीक्स में एक ऐसे दिलचस्प सिनेरियो की डिस्कशन भी है दोस्तों, जिसे रूस आराम से अपने सदर के कत्ल की साजिश कह सकता है। ये सिनेरियो 4 वाइल्ड कार्ड के नाम से डिस्कस किया गया था इन पेपर्स में, जो कि प्रेजेंटेशंस थे। इनके मुताबिक जंग, ये यूक्रेन की जंग खत्म होने की या इसकी नौयत बदलने की, इसकी ट्रेजेक्टरी बदलने की एक सूरत ये है कि 4 में से कोई एक काम हो जाए। अब ये खतरनाक काम है। पहला ये कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मारे जाएं। दूसरा ये कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मारे जाए। तीसरा ये कि मौजूदा रशियन मिलिट्री लीडरशिप हटा दी जाए या उसको किसी तरीके से रास्ते से अलग कर दिया जाए। और चौथा ये कि यूक्रेन रशियन पावर के सेंटर में सबसे ताकतवर अदारे क्रेमलिन पर हमला करते हैं। क्रेमलिन जहां प्रेसिडेंशियल पैलेस भी है, पुतिन जहां रहते हैं वहां। इस लीक पर पुतिन आराम से कह सकते हैं कि देखिए हम तो पहले ही कहते थे अमेरिका मेरे महल के ऊपर हमले का प्लान बना रहा है और मेरी असैसिनेशन का प्लान बना रहा है। वो इसको आराम से साजिश कह सकते हैं। अब दोस्तों इन लीक्स में मुखालिफ मुल्कों और राइवल पावर्स के अलावा अमेरिका के दोस्तों के बारे में भी बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जिनसे पता चलता है कि अमेरिका अपने दोस्त मुल्कों के इत्तेहादियों की जासूसी भी मुसलसल करता है। जैसे कि मिस्र मिडल ईस्ट में अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी है और अमेरिकी इमदाद भी खूब लेता है। लेकिन मिस्र के बारे में डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि अमेरिका जानता है कि मिस्री सदर फतेह सीसी रूस की मदद कर रहे हैं। डेस्कॉल लीक्स के मुताबिक प्रेसिडेंट फतेह सीसी ने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को हुक्म दिया कि वो 40,000 रॉकेट्स तैयार करें और खुफिया तौर पर रूस को ट्रांसफर कर दें। यानी इस ट्रेड की वेस्ट को, यूरोप और अमेरिका को कानो कान खबर ना हो, ये फतेह सीसी कह रहे हैं अपने मिलिट्री जनरल्स को। अब जाहिर है ये मालूमात तो अमेरिका के पास इसी सूरत में आ सकती थी अगर वो अपने इत्तेहादी मुल्क मिस्र की जासूसी कर रहा हो। जासूसी भी इस लेवल की, टॉप लेवल की कि क्लासिफाइड डिस्कशंस तक उसके पास मुसलसल पहुंच रही हैं, या फिर मिस्री ऑफिसर्स जो हैं उनके घरों में या ऑफिसेज में बगिंग डिवाइसेस लगी हैं, या उनमें से कुछ ऑफिसर्स अमेरिका के साथ मिले हुए, उनमें से कोई बात तो है। इस खबर के लीक होने पर दोस्तों, डॉक्यूमेंट के पब्लिक होने पर बहुत से एतराज़ात आए। सबसे पहले तो मिस्री सदर और उनकी वजारत खारजा ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो रूस के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर रहे, ये मालूमात अगर हैं तो गलत हैं। ज़ाहिर है उन्होंने यही कहना था। इसी तरह जब व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी से ये पूछा गया कि क्या अमेरिका अपने इत्तेहादी मुल्कों की जैसे कि मिस्र की जासूसी कर रहा है, तो जॉन ने भी साफ जवाब देने से इनकार किया और गोलमोल ये कहा कि मिस्र अमेरिका का सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी पार्टनर है, अहम दिफाई इत्तेहादी है। जासूसी हम करते हैं या नहीं, इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी तरह मिस्र और यूक्रेन के अलावा 2 मजीद अमेरिकी इत्तेहादियों साउथ कोरिया और इसराइल के बारे में भी अमेरिकी लीक्स में, इन डेस्कॉल लीक्स में बहुत सी मालूमात है। डेस्कॉल लीक्स डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट उनकी ये है कि इसराइल में जो इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं उनके जजेस के, उनके जुडिशरी के सिस्टम को लेकर, उनके पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। इसी तरह साउथ कोरिया के पॉलिसी साज क्या समझते हैं इन लीक्स में ये भी है कि अमेरिका के पास उनकी इंटेलिजेंस भी है कि टॉप साउथ कोरियन पॉलिटिशियंस और जनरल क्या सोच रहे हैं या क्या आपस में बातें करते हैं। मसलन इन लीक्स में ये लिखा है कि वो आपस में ये बात करते हैं कि अमेरिका उनकी यूक्रेन रशिया जंग में गैर जानिबदारी को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश करेगा, बल्कि साउथ कोरियन लीडर्स ये समझते हैं कि अमेरिका उनका बाजू मरोड़ कर उन्हें मजबूर करेगा कि वो यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ एक्ट करें, उसके खिलाफ खड़े हों, जो कि अब तक वो नहीं है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में एक और अमेरिकी इत्तेहादी यूएई के बारे में भी खुफिया मालूमात डिस्कॉर्ड लीक्स का हिस्सा हैं, जिनसे पता चलता है कि अमेरिका यूएई के टॉप ऑफिशियल्स की भी जासूसी कर रहा है।
लीक्स में है कि यूएई को रूस ने अमेरिका के खिलाफ काम करने पर कायल कर लिया है और यूएई के टॉप ऑफिशियल्स अपने मगरबी इत्तेहादियों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये रिपोर्ट एपी न्यूज़ ने शाया की, लेकिन यूएई ने ऐसी किसी भी सूरत हाल से इनकार किया है कि वो अपने मगरबी इत्तेहादियों यानी अमेरिका और यूरोप के खिलाफ कोई एक्ट करने के लिए तैयार हैं या रूस के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। ऐसी किसी भी बात से उन्होंने साफ इनकार किया, लेकिन लीक्स में बहरहाल ये बातें हैं। एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट ऐसा भी है जिसमें चीन और उसके मुतनाज़ा जजीरे ताइवान के सिक्योरिटी लैब्स को डिस्कस किया गया है। इन लीक्स के मुताबिक ताइवानी ऑफिशियल्स समझते हैं कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम फॉल्टी है, इसमें नकाइस हैं। यानी अगर चीन ताइवान पर मिसाइलों से हमला करता है तो ताइवानी एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को एक्यूरेटली बेहतर तौर पर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। फिर ये कि इसके आधे से कुछ ही ऊपर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं, ऑपरेशन के काबिल हैं। अगर चीन अचानक हमला कर देता है, अटैक कर देता है, तो ताइवान अपने आधे फाइटर जेट्स तबाह करवा बैठेगा, क्योंकि इन्हें शेल्टर्स में पहुंचाने के लिए ताइवान को कितना वक्त चाहिए? लीक्स के मुताबिक कम से कम 1 वीक, एक हफ्ता। अब दोस्तों, ये ऐसी हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट असेसमेंट है जो डेस्कॉल लीक्स के मुताबिक ताइवान के ऑफिशियल्स ने ही अमेरिकन से डिस्कस की होगी, या अमेरिकन इंटेलिजेंस ने करीबी इत्तेहादी होने की वजह से ये अंदाजा लगाया होगा, जासूसी की होगी, मालूमात ली होगी। लेकिन अब देखिए कि ये बात पब्लिक हो चुकी है। यानी वो कमजोरी जो दोस्त की दोस्त के पास थी, अब दुश्मनों के पास भी पहुंच चुकी है। हो सकता है चीन पहले से ये राज जानता हो, लेकिन इंटेलिजेंस मालूमात की कंफर्मेशन के लिए तो एक तिनका भी काफी होता है। ये तो एक शहतीर है। याद रहे दोस्तों कि ताइवान अमेरिकी इत्तेहादी है, उसका एलाई है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के तहत इसे तस्लीम तो नहीं करता एक आजाद मुल्क, लेकिन चीन से इसे सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी अमेरिका पूरी लेता है। इसकी कहानियां हम आपको 2-3 व्लॉग्स में दिखा चुके हैं। तो साथियों, ये सैकड़ों डिस्कॉर्ड लीक्स में से कुछ अहम पॉइंट्स थे जो हमने आपके लिए यहाँ पर शेयर किए। अब आपका एक फितरी सवाल ये बनता है कि हमें कैसे पता कि ये डॉक्यूमेंट्स वाकई असली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ने कोई चाल चली हो, रूसी इंटेलिजेंस को धोखा देने के लिए जंग के दौरान खुद ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हों जिनमें से कुछ बातें तो ठीक हैं और कुछ गलत हैं। जवाब यह है कि इसका फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और गार्जियन, जो कि मगरबी तमाम अखबारात हैं, इन बड़े इदारों के मुताबिक कुछ ऑफिशियल्स नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं तो असली, कम से कम इनका बहुत बड़ा हिस्सा तो असली है। फिर एक गवाही यह है कि अमेरिकन खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर विलियम बर्र ने भी इन डॉक्यूमेंट्स को मुस्तरद करने के बजाय सिर्फ ये कहा है कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट बात है कि डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। उन्होंने इन्हें फेक कहने के बजाय कहा है कि हमें इससे सीखना चाहिए और अपने सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। रशियन और चाइनीज ने, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े राइवल्स हैं, उन्होंने भी इन डॉक्यूमेंट्स को फेक या धोखा देने वाले नहीं कहा, बल्कि यूक्रेन ने, जिसकी कमजोरियां इनमें लीक हुई हैं, उसने तो इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने पर खुशी का इजहार किया और कहा है कि अच्छा हुआ डेस्कॉल लीक से यूरोपीय ताकतों को पता लग गया कि मीडिया के जरिए जो हम कहते हैं कि हमारे पास वेपन्स की कमी है, तो हम सही रोना रो रहे होते हैं। यानी कम से कम यूक्रेन के बारे में जो मालूमात है उसको वो खुद भी कंफर्म कर रहे हैं और राइवल्स ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। तो हम दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि इसका बड़ा हिस्सा वाकई असली है। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट भी है दोस्तों, वो ये कि ये तो मुमकिन है कि डेस्कॉल लीक्स के पेपर्स असली हों, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये रूसी या चाइनीज साइबर अटैक हो। रूसी हाथ होने का इशारा तो इन पेपर्स में मिल रहा है। वो इस तरह कि इन लीक्स में से कुछ हिस्से ऐसे हैं जो डॉक्टर्ड हैं, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स की लाइंस कटी हुई हैं, कुछ हिस्सों को ब्लर किया गया है, बहुत थोड़े हिस्से लेकिन हैं, या उनको काट कर छुपा दिया गया है, ओवर राइटिंग कर दी गई। और ये सब वो हिस्से हैं अब तक जो सामने आए हैं जिनमें रशियन मिलिट्री की हलाकतों की, उनकी डेथ्स की बात लिखी थी, जिससे शक पड़ता है कि मुमकिन है रूसी हैकर्स ने इनको लीक करवाया हो और उनके अपने बारे में जो डेथ्स थी उसको ज़रा छुपा दिया हो ताकि लोगों को ये पता ना लगे कि रशिया का इसमें कितना नुकसान हो चुका है। ऐसा शक है, लेकिन अमेरिका ने या इसके किसी इत्तेहादी ने अभी ऐसी कोई बात नहीं की। सो इन सब मालूमात से हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए वो ज़्यादातर असली हैं और अमेरिका को इसका नुकसान सिफारती सतह पर भी होगा, डिप्लोमेटिक सतह पर और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, दोनों तरह से, बल्कि ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। ग्रेट गेम के पिछले 12 साल में, 12 ईयर्स में 5वीं बार ऐसा हो रहा है। पहला वाकया 2010 में हुआ था जब जूलियन असांज की विकीलीक्स ने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी लीक्स कर दी थी। ये सारी की सारी अमेरिका से डायरेक्ट मुतल्लिक थी।
अब देखें ना, 3,91,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो अमेरिका की इराक वार के बारे में थे, इराक जंग के बारे में थे, वो लीक हुए। 391,000 डॉक्यूमेंट्स। अफगानिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन की जो डायरीज थी उसके 75,000 डॉक्यूमेंट्स थे जो पब्लिक हो गए। फिर अमेरिकी सफारतकारों की जो केबल्स, जो अभी हमारे यहाँ साइफर्स के नाम से मशहूर हैं, वो जो 25,000 की तादाद में थी, 25,000, वो भी लीक हो गई। ये सब अमेरिका के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस था। ये सब कुछ विसल ब्लोअर्स ने अमेरिकी इदारों से हैक करके या चोरी करके जुलियन असांज तक पहुंचाया था। इनसे भी अमेरिका को ये खिफ़त उठाना पड़ी थी कि राज़ों को खुफिया रखने के सिलसिले में उसकी सिक्योरिटी बहुत ही नाकिस है। वो हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स छुपाने में नाकाम हो रहा है। इन्हीं विकीलीक्स ने ये भी राज खोला था कि अमेरिका ड्रोन हमलों में कई जर्नलिस्ट को भी मार चुका है। अवामी सतह पर वो कभी तस्लीम नहीं करता था, लेकिन इन लीक्स में अमेरिकी हुकाम ने राइटर्स के 2 जर्नलिस्ट को इराक में मारे जाने का एतराफ़ किया हुआ था, उनकी आपस की डिस्कशन थी। इसी की वजह से अमेरिकन स्पाई सिस्टम और ख़ास तौर पर ड्रोन ऑपरेशंस को दुनिया भर में तनकीद का फिर सामना करना पड़ा, सख्त तनकीद का। बहुत से ड्रोन ऑपरेशंस बंद करना पड़े और ट्रिगर हैप्पी यानी फायरिंग के शौकीन लोगों को ऑपरेशन रूम से बाहर निकालना पड़ा। फिर दोस्तों, इन्हीं लीक्स से पता चला था कि अमेरिका अपने सिफारती हल्के में अपने अहम तरीन इत्तेहादी सऊदी अरब को दहशतगर्दों की ATM मशीन समझता है। पाकिस्तान के हुकाम की, मिलिट्री हुकाम की, आर्मी चीफ्स की, जनरल मुशर्रफ की, जनरल कियानी की अमेरिका से खुफिया डील है कि वो ज़रा ड्रोन हमले बढ़ाते रहें और पाकिस्तान उस पर खामोश एहतजाज तो करेगा, लेकिन अमेरिका इस एहतजाज को सीरियस ना ले। ये भी विकीलीक्स में ही इंकशाफ हुआ था, गो के थोड़ा सा पहले हुआ था, 2010 से पहले। इसी के ज़रिए अमेरिका का ये राज भी खुला था कि वो अपने यूरोपीय इत्तेहादियों, ताकतवर मुल्कों जर्मनी और फ्रांस की जासूसी करवाता है और CIA ये मालूमात प्रोसेस करके अपने प्रेसिडेंट को और CIA के जो ऑपरेशनल हेड हैं उनको देती है। ये मालूमात अमेरिका के लिए दोस्तों उस वक्त भी सिफारती महाज पर बेहद दबाव लेकर आई थी, क्योंकि इन तमाम ममालिक ने फिर अमेरिका से एक्सप्लेनेशंस मांगी थी, वजाहतें तलब की थी और अमेरिका को एक एक मुल्क में जाकर उसके वज़ीर ख़ारजा को, उसके हाई ऑफिशियल्स को जाकर अपने इत्तेहादियों को अलग अलग कायल करना पड़ा था और इसमें कई साल लग गए थे। 2010 की इस मैसिव लीक्स को दोस्तों जो हुई थी विकीलीक्स में का, ये जो 2010 का पार्ट था, इसको केबल गेट स्कैंडल भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसके बाद विकीलीक्स के बाद दूसरी बार 2013 में फिर एडवर्ड स्नोडन ने भी अमेरिकी खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे। ये भी कम से कम 9 लाख से ज़ायद फाइल थी। यानी इसका जो सबसे छोटा हुजम था वो भी 9 लाख से ऊपर था जो स्नोडन ने कॉपी किया था। यानी इसका एक कदरे छोटा हुजम भी जो था, एक फाइल का जो ग्रुप था वो 9 लाख से ज़्यादा का था जो स्नोडन ने कॉपी की थी। और ये भी एक ऐसे शख्स थे यानी स्नोडन जो कि अमेरिकी खुफिया इदारे के अंदर ही काम करते थे, यानी विसल ब्लोअर थे। एडवर्ड स्नोडन अमेरिकी खुफिया इदारे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर थे। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए उनमें यह था कि अमेरिकी खुफिया इदारे किस तरह गूगल से, फेसबुक से और माइक्रोसॉफ्ट से, सोशल मीडिया बाकी साइट से भी इनडायरेक्टली मालूमात ले लेते हैं, लोगों का प्राइवेट डेटा ले लेते हैं। कैसे? इसमें लिखा था कि अमेरिका अपने शहरियों का प्राइवेट डाटा, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस तक देखता है, स्क्रूटनी करता है। इन लीक्स के बाद कांग्रेस को फिर नई कानून साजी करना पड़ी थी कि अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे सोशल मीडिया कंपनी से किस तरह और कितना डाटा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया कंपनीज ने भी अपने यूजर्स की प्राइवेसी के लिए नए रूल्स फिर मुतारिफ करवाए और कुकीज़ जैसी चीज़ें पहली बार हमारे सामने आना शुरू हुई कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं। हालांकि इससे फ़र्क तो पड़ता नहीं कोई। इसी तरह तीसरी बड़ी लीक्स 2016 में अमेरिकी इलेक्शन से कुछ पहले हुई थी, जिनमें रूसी हैकर्स ने हिलरी क्लिंटन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी उनकी मेल्स हैक कर ली थी। डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत बड़ा डाटा चोरी हो गया था। चौथी मरतबा 2017 में ऐसा हुआ जब अमेरिकी खुफिया इदारे NSA के डॉक्यूमेंट्स किसी ने उठाकर ऑनलाइन कर दिए और उसके बाद इन 4 के बाद अब ये 5वीं डेस्कॉर्ड लीक्स है। अब के डेस्कॉर्ड लीक्स का दोस्तों, इन 5वीं लीक्स का अमेरिका को नुकसान ये होगा कि इसे अपने इत्तेहादियों को एक बार फिर एतमाद में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मुल्क अपने दोस्तों के राज महफूज ना रख सके उससे सीक्रेट्स शेयर करते हुए कोई भी 5 मरतबा सोचेगा। फिर राज भी ऐसे जिनमें दोस्तों की कमजोरियों का जिक्र हो। आजकल के हालात में तो दोस्तों, इंटरनेशनल हालात में ये और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि चीन पिछले 20 साल में मुसलसल अपना इंटरनेशनल फुटप्रिंट, अपना कद काठ, अपना रोल बढ़ा रहा है।
اس سے پہلے امریکہ کی ڈپلومیٹک پاور، سافٹ پاور اور ملٹری پاور چین سے بہت زیادہ تھی، لیکن اب ان میں فرق ہر روز کم ہو رہا ہے۔ خصوصاً آپ ڈپلومیٹکلی چین کو دیکھیں، وہ مڈل ایسٹ کے افیئرز میں بھی کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بحال کروانے والی ڈیل آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ پھر امریکہ کو یہ بھی نقصان ہوگا کہ جن ممالک کے بارے میں ان لیکس میں معلومات ہیں، خاص طور پر انٹیلیجنس اسیسمنٹس ہیں، جیسے کہ روس اور چین آپس میں کیا ڈیلز کر رہے ہیں، تو ان سے روس کو اور چائنا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کو ان کے بارے میں کتنی ایک درست معلومات ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر تو واقعی اس قسم کی ڈیلز رشیا اور چائنا میں ہو رہی ہیں اور انہوں نے یہ ساری باتیں امریکہ سے چھپ کر کی ہیں، تو اب انہیں پریشان ہونا چاہیے کہ امریکی جاسوس ان کے کتنے اندر تک گھس چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ معلومات غلط ہیں، امریکہ کی یہ اسیسمنٹس ٹھیک نہیں ہیں، تو امریکی نالائکی پر رشیا اور چائنا خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ عراق کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی طرح ابھی بھی امریکہ ایکوریٹ انٹیلیجنس سے بہت پیچھے ہے۔ دوستو، اس مختصر ویلاگ میں جس لیول کی معلومات آپ نے دیکھی ہے، یہ سیکیورٹی بریچ جان کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایڈورڈ سنوڈن یا جولین اسانج کی طرح او جی بھی کوئی وسل بلور تھا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے، یا ان کا ساتھی تھا، یعنی ایسا شخص جو کسی طاقتور ادارے کو عوامی مفاد کے خلاف کام کرتا دیکھے تو سیٹی بجاتا ہے، ڈاکومنٹس لیک کرتا ہے ہیومن رائٹس کے۔ لیکن ڈسکورڈ لیکس کا او جی ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ایک تو ان ڈاکومنٹس میں ہیومن رائٹس کا کوئی خاص اینگل سامنے نہیں آ رہا، یہ سیدھی جنگی حکمت عملی کی ڈرائنگز اور اسیسمنٹس ہیں۔ ایف بی آئی نے انویسٹیگیشن بھی کی ہے اور واشنگٹن پوسٹ نے ڈسکارڈ گروپ کے کچھ ممبرز کا، اس کے جو ساتھ تھے او جی کے، ان کا ویڈیو انٹرویو بھی کیا ہے جو ان کی سائٹ پر پڑا ہے۔ اس میں گروپ ممبرز کا کہنا یہ ہے کہ او جی صرف جنگ کی اصل صورتحال دکھانے کے لیے یہ ڈاکومنٹ شیئر کرتا تھا، گپ شپ کے لیے، کیونکہ یہ کلوزڈ گروپ تھا ہی گنز اور وار گیمز کی ڈسکشن کے بارے میں۔ سو جیک ٹشائر کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں تھا، وہ کسی فلسفی کے تحت یہ نہیں کر رہا تھا، یہ ڈسکشن صرف گروپ کی دلچسپی کی حد تک تھی۔ یہ اتنی پھیل جائے گی اور اس کی زندگی کے 15 سال سمیت امریکہ کے لیے بھی عذاب بن جائے گی، ایسا شاید جیک کے نوجوان ذہن میں نہیں آیا تھا شروع میں۔ خاص طور پر دوستو، امریکہ کے لیے تو یہ امبیرسمنٹ اس لیے بھی کافی بڑی ہے کہ آخر آج کی گریٹ گیم کا سب سے بڑا ہتھیار یہی سپائنگ، جاسوسی ہی تو ہے، دوبدو جنگ تھوڑی ہو رہی ہے۔ مائی کیورس فیلوز، کبھی آپ نے سوچا کہ گریٹ گیم میں امریکہ، روس اور چین ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے کیسے ہیں؟ ایک دوسرے کے ایجنٹس کو پکڑتے کیسے ہیں؟ کیسے ٹارگٹ کر کے ایک دوسرے کے جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کو زہر کیسے دیتے ہیں؟ کیسے ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی اور ویپنز تک چرا کر اپنی لیبارٹریز میں لے آتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ ایک سپر امیزنگ ویلاگ سیریز میں نقشوں، ریفرنسز، ریئل پکچرز اور ویڈیوز کے ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے پاکستان اور بھارت میں فرق کیا ہے، اور یہ رہی ان 4 ملکوں کی کامیابی کی داستان جنہیں پاکستان سے بڑے مسائل کا سامنا تھا۔